तो बच्चों आज हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन कैसे निकलता है। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और अगर समय मिला तो और भी चीजें डिस्कस। बेसिकली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंडीशंस क्या क्या है। तो अगर आपसे मैं बात करता हूँ कि हमने एडियाबैटिक प्रोसेस कर दिया तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो पहले ये बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस होती क्या है, किसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई हीट एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसी को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। अब हीट एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हम ये जो सिलेंडर ले रहे हैं इसकी वॉल्स इंसुलेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो पिस्टन है इंसुलेटेड, पूरा इंसुलेटेड होना चाहिए। अगर ये पूरा इंसुलेटेड होगा तभी तो अंदर का हीट एनर्जी बाहर नहीं आ पाएगा और बाहर का हीट एनर्जी अंदर नहीं जा पाएगा, यानी यहाँ कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो पहली कंडीशन तो मुझे समझ में आ गई कि मेरा जो मेरा ये सिलेंडर होना चाहिए ये इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसकी वॉल्स इंसुलेटेड होनी चाहिए। सेकंड, आपको पता है इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। तो अगर परफेक्ट नहीं है इसका मतलब ये भले ही इसकी वॉल्स को आप पिस्टन को इंसुलेटिंग बना लें, लेकिन ये 100% इंसुलेटेड थोड़ी ना होंगे। तो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी तो इधर से उधर चली जाएगी और कुछ ना कुछ हीट एनर्जी इधर से इधर भी आ जाएगी। तो कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो प्रोसेस है उसको बहुत फास्ट करना होगा, इतना फास्ट कि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम ही ना मिले। भाई हम इतना फास्ट प्रोसेस करेंगे कि इधर की हीट एनर्जी बाहर जा ही ना पाए या बाहर की हीट एनर्जी अंदर आ ही ना पाए। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको एडियाबैटिक प्रोसेस करना है तो उसकी दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि आपका जो कंटेनर होना चाहिए वो इंसुलेटेड होना चाहिए, यानी उसकी वॉल्स इंसुलेटेड होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है आपका कि प्रोसेस आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, इतना फास्ट कि हीट एक्सचेंज का मौका ही ना मिले। तो ये कहानी तो होगी एडियाबैटिक प्रोसेस की। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या कंडीशंस है। अब अगर हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कंडीशंस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कैसा प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल सही, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर मैं इस गैस को कंप्रेस करता हूं तो क्या इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगा? नहीं, गैस गर्म होगी और गैस गर्म हुई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर खींचूं तो गैस एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करने की वजह से ठंडी हो जाएगी। तो इस केस में भी टेम्परेचर चेंज हो गया, लेकिन मुझे चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी टेम्परेचर चेंज ना हो। तो टेम्परेचर कब नहीं चेंज होगा, तो जब इसकी वॉल्स कंडक्टिंग हो। अगर सोचो इसकी वॉल्स कंडक्टिंग है और आपने पिस्टन को ऊपर उठाना शुरू किया, तो जैसे जैसे आप पिस्टन को ऊपर उठाओगे गैस यहाँ ठंडी होगी, लेकिन गैस के ठंडा होते के साथ ही बाहर से हीट एनर्जी अगर इधर आ गई तो क्या इसके टेम्परेचर पे कोई भी फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, या फिर मैं ऐसे कहता हूं कि अगर मान ले मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूं, तो कंप्रेस करने से क्या हो, गैस गर्म होगी। तो जैसे जैसे गैस गर्म हो रही है, अगर वैसे वैसे हीट एनर्जी बाहर निकल जाए तो क्या इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कि अपने को एक बात क्लियर हो गई कि ये जो अपना सिलेंडर है इसका वॉल कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग। इसका वॉल कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर वॉल्स कंडक्टिंग होगी तभी तो यहाँ का हीट एनर्जी यहाँ पाएगा और यहाँ का हीट एनर्जी यहाँ पाएगा और तभी तो इसका टेम्परेचर मेंटेन रह पाएगा। तो अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि आपकी वॉल कंडक्टिंग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लेते हैं कि वॉल के कंडक्टिंग होने की वजह से हीट एनर्जी यहां से यहां आएगी और यहां से यहां आ जाएगी, बट हीट एनर्जी को अंदर से बाहर जाने और बाहर से अंदर आने के लिए समय चाहिए। तो वो समय तभी मिल सकता है जब प्रोसेस को आप स्लोली करें। अगर आप प्रोसेस को बहुत स्लोली कर रहे हैं तो स्लोली करने से क्या होगा, धीरे धीरे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और जिस रेट से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस रेट से वो बाहर चली जाएगी। तो ओवरऑल उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हमें
आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन समझ में आती है। पहली कंडीशन क्या हो गई कि हमारा वॉल्स कंडक्टिंग होने चाहिए जिससे हीट एक्सचेंज हो सके। दूसरा, हमारा प्रोसेस स्लो होना चाहिए। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या कंडीशंस हैं और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या कंडीशंस हैं। क्लियर है फंडा इतना? ओके, तो ये हमने कंडीशंस डिस्कस कर ली। ओके, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। बट एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन निकालने से पहले मुझे प्रेशर और वॉल्यूम के 3 रिलेशंस याद होने चाहिए या 3 रिलेशंस पता होने चाहिए। जब तक वो रिलेशंस नहीं पता होंगे तब तक अपना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला रिलेशन है हमारा, अगर हम पहला रिलेशन बात करते हैं और हम बात करते हैं एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एडियाबैटिक रिलेशन देखना चाहते हैं तो ये रिलेशन है आपका PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम और गामा आपको पता है। गामा क्या बताया था, गामा क्या होता है, तो Cp और Cv का रेशो। तो ध्यान रखिए गामा जो होता है हमेशा वो Cp और Cv का रेशो होता है। अब जरा बताइए यहाँ पे Cp और Cv में वैल्यू किसकी बड़ी होगी? अरे ये Cp की वैल्यू बड़ी होती थी। तो क्योंकि हमारा जो Cp होता है वो हमेशा Cv से बड़ा होता है, तो इस हिसाब से गामा का वैल्यू जो आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। भाई सोचो आपका न्यूमरेटर अगर ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू तो 1 से बड़ी ही आएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे गामा जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो पहला रिलेशन तो हो गया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में और वो है PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं यही सेकंड रिलेशन की बात कर दूं तो मेरा जो दूसरा रिलेशन है वो है TV रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसको लेकर ये रिलेशन है। तीसरा रिलेशन अगर मैं डिस्कस करता हूं तो मेरा तीसरा रिलेशन है P रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 और T रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 3 रिलेशंस और ये तीनों के तीनों रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये रिलेशंस आपको पता है तो अपना अगला टॉपिक बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे देख लो, अगर कोई दिक्कत लगे तो पूछो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस कि एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन कैसे होता है। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग, इतना ही तो मतलब है। इसका मतलब यहाँ पर अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा, या तीनों ही चीजें चेंज होंगी। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा सा बनेगा। मान लेता हूँ इनिशियली मेरा जो सिलेंडर है वो यहाँ पर, मतलब पिस्टन यहाँ पे था स्टेट ए में। तो जब स्टेट ए में था तो प्रेशर मेरा P1 था, वॉल्यूम मेरा V1 था और टेम्परेचर मेरा T1 था। और जब यही गैस एक्सपेंड करके यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यानी गैस स्टेट बी में आ गया, तो सर प्रेशर मेरा P2 हो गया, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 हो गया। अब मुझे देखना है कि जब मेरा गैस यहाँ से एक्सपेंड करके यहाँ तक गया है तो यहाँ पर वर्क डन कितना हुआ होगा। तो आपको ये पता है कि ये जो सिलेंडर मुझे लेना है, ये सिलेंडर का जो वॉल्स होना चाहिए वो इंसुलेटिंग होना चाहिए और यहाँ ये जो पिस्टन है मेरा ये भी इंसुलेटिंग ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर की वॉल है, मतलब सॉरी ये जो सिलेंडर की वॉल है आपका, एक तो ये इंसुलेटिंग होना चाहिए, ठीक है, प्लस ये आपका जो पिस्टन है ये भी इंसुलेटिंग होना चाहिए। और ये जो प्रोसेस मुझे करना है ये बहुत फास्ट प्रोसेस करना है। कंडीशन बताई थी, प्रोसेस इतना फास्ट करना है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत हीट एक्सचेंज होने का चांस हो तो वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है जब हम गैस को एक्सपेंड करके यहाँ से यहाँ तक ले गए तो हमने वर्क डन किया होगा। अब जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा या वेरिएबल फोर्स के द्वारा है? वेरिएबल फोर्स के द्वारा। क्यों?
हमारा जगह पॉइंट प्रेशर अलग हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस पिस्टन पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा था वो बेसिकली गैस के प्रेशर की वजह से था, और अगर प्रेशर ही चेंज हो गया तो फोर्स तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो वर्क डन है वो वेरिएबल फोर्स के द्वारा है। और जब भी वर्क डन वेरिएबल फोर्स के द्वारा हो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकालना चाहिए, और वो डिस्टेंस इतना स्मॉल होना चाहिए जिसके लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान सके। ठीक है, पहले स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकालो, फिर उसे इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकालो। तो मान लेता हूं कि अभी मेरा पिस्टन यहाँ पर है स्टेट सी में। ठीक है, अभी ये जो स्टेट है ये सी है, यहाँ प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, और ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठा है वेरी स्मॉल डिस्टेंस से, और मान लेता हूं ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर dx है, और अभी हमारा ये पिस्टन जो है स्टेट D में आ गया है। और यहाँ देखो आपको मैंने क्या बताया था कि डिस्टेंस इतना स्मॉल होना चाहिए जिसके लिए आप फोर्स को कांस्टेंट मान सको। तो अगर फोर्स कांस्टेंट मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। बाकी अगर मैं वॉल्यूम की बात कर दूं तो गैस अगर एक्सपेंड हुआ है तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना। तो मान लेता हूं मेरा वॉल्यूम कितना है, तो V + dV। और अगर मैं बात करता हूं कि गैस एक्सपेंड हुआ है तो थोड़ा सा ठंडा भी हुआ होगा, और अगर ठंडा होगा तो उसका टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो ये आ जाएगा T - dT। बात क्लियर है? तो अपन पहले देखेंगे C से D तक के लिए कितना वर्क डन होता है। तो यहाँ जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा dW, उसे आप SdX लिख सकते हो, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो प्रेशर की वजह से लग रहा है ना, तो फोर्स = प्रेशर * एरिया * में dx। और आपको पता है अगर एरिया को आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारा dV आ गया। तो ये तो स्मॉल वर्क डन है। अब मैं बात करता हूँ टोटल वर्क डन की। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन इज W, और ये कैसे आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dW, और dW हमारा PD। और देखो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो dV के रिस्पेक्ट में है ना, तो जो लिमिट्स लगेगा वो वॉल्यूम का लगेगा। तो वॉल्यूम का इनिशियल वैल्यू क्या था, V1, और फाइनल वैल्यू V2। ठीक है, अब बात आती है प्रेशर की कि भाई प्रेशर आपका वॉल्यूम के साथ कैसे चेंज करता है। तो प्रेशर वॉल्यूम के साथ कैसे चेंज करता है, इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक रिलेशन बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस वाला, और वो था PV रेशियो गामा = कांस्टेंट। था कि नहीं था? तो हम कह सकते हैं ना कि फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो अगर हम एक एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते तो यहाँ पे PV रेशियो गामा = कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को मैं कह दे रहा हूं K। ठीक है, तो P = क्या आ जाएगा, K बटे में V रेशियो गामा, और इसी को अगर मैं ऊपर भेज दूं तो P = K और V रेशियो माइनस गामा। आपको पता है चीज नीचे से अगर ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ अगर प्लस में था तो ऊपर जाके माइनस हो गया। तो P की इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में डालूं तो हमारा क्या निकल के आएगा, W = इंटीग्रेशन ऑफ P की जगह आ गया K V रेशियो माइनस गामा और dV, और यहाँ dV लिखा है ना, तो लिमिट्स आपका V1 से लेकर V2 तक। अब आपको पता है इंटीग्रेशन में अगर कोई भी कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। तो अगर हमारा K बाहर चला गया तो बचेगा V रेशियो माइनस गामा dV, लिमिट्स आपका V1 से लेकर V2। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, तो x की पावर n+1 बटे में n+1, तो यहाँ पे आ जाएगा V की पावर माइनस गामा +1 बटे में माइनस गामा +1। ये हो गया, इंटीग्रेशन कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। अब देखो K और ये माइनस गामा +1 देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे हम 1 माइनस गामा कर देते हैं, मतलब ये पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे। तो ये आ जाएगा V रेशियो 1 माइनस गामा, और यहाँ पर भी 1 माइनस गामा। और अब मैं वैल्यू डालूंगा इसमें, तो K, और देखो दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो तो V में पुट होनी है ना, 1 माइनस गामा का तो कोई रोल है नहीं, तो इसको चाहूं तो मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल सकता हूं। तो अगर इसको मैं बाहर निकाल दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और V की जगह एक बार अपर लिमिट आ जाएगा और एक बार V की जगह लोअर लिमिट आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस K को दोबारा से अंदर भेज रहा हूँ, इस K को अंदर भेज रहा हूँ इस ब्रैकेट के। तो अगर इसके अंदर भेजोगे
तो ये हो जाएगा K और V2 रेस्ट टू 1 माइनस गामा और माइनस का K और V1 रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा। कोई इशू? अच्छा, अब देखो आपको पता था कि PV रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू K है ना, तो PV रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू K यानी कांस्टेंट। इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में आप कहीं भी प्रेशर और वॉल्यूम का अगर मल्टीप्लिकेशन कराते हो तो K के बराबर होता है। तो चाहे मैं यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कराऊं और चाहे यहाँ पे कराऊं, दोनों जगह सेम ही आएगा। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मेरा P1 V1 रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू K। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो फायदा क्या होगा कि जहां पे V2 लिखा था वहां मैं K की जगह लिख दूंगा P2 V2, और जहां V1 लिखा है वहां मैं K की जगह लिख दूंगा P1 V1। बस इतना सा मुझे काम करना है। तो सोचो मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, और यहाँ V2 लिखा था तो K की जगह में लिख दूंगा P2 V2 रेस्ट टू पावर गामा, और फिर इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या था V2 रेस्ट टू 1 माइनस गामा, फिर माइनस का साइन था माइनस लगा दिया। अब देखो यहाँ V1 है तो मैं क्या करूंगा, A की जगह P1 V1 डाल दूंगा, तो यहाँ जाएगा P1 V1 रेस्ट टू पावर गामा इनटू में V1 की पावर 1 माइनस गामा। इतना ही था आपका। अब जरा इसको समझो कि ये क्या हो गया। तो आपको पता है ना कि x की पावर n इनटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस n, ये बात जानते हैं आप लोग। तो जरा बताइए यहाँ पे V2 की पावर 1 माइनस गामा है और यहाँ V2 की पावर गामा है, तो बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इधर प्लस का गामा इधर माइनस का गामा, दोनों कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, सिर्फ V2। तो यहाँ पे आ जाएगा P2 V2 माइनस का सेम कहानी यहाँ पे भी होगी, ये आ जाएगा P1 V1। ठीक है, तो ये यहाँ से मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया वर्क डन का। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम ही नहीं, टेम्परेचर भी चेंज करता है, और अगर टेम्परेचर भी चेंज करता है तो मेरे पास टेम्परेचर के टर्म में भी फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तो अपने को पता है कि हम जिस गैस को स्टडी कर रहे हैं वो आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के केस में अगर हम बात करते हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो अगर हम 1 मोल की आइडियल गैस की बात करते हैं तो PV इज इक्वल टू RT आ जाता है, PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं therefore P1 V1 is equal to RT1 और P2 V2 is equal to RT2, और ये दोनों वैल्यू उठा के अगर मैं इस इक्वेशन में डालूं तो जो मेरा वर्क डन निकल के आएगा वो आ जाएगा 1/1 माइनस गामा, और P2 V2 के जगह RT2 और P1 V1 की जगह RT1। अब R इसमें भी और R इसमें भी है तो R बाहर चला जाएगा तो आ जाएगा 1/1 माइनस गामा, और R आपका बाहर चला गया तो यहाँ क्या आ गया T2 माइनस T1। तो ये हमारा वर्क डन निकल के आ गया। तो यहाँ पे मुझे दो फॉर्मूले मिल गए, एक फॉर्मूला मिला प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर और दूसरा फॉर्मूला मिल गया टेम्परेचर को लेकर। अब जैसा सामने वाला पूछे उसके हिसाब से हमें काम करना है। तो ये डेरिवेशन क्लियर हो रही है? ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस तो सेम ही था। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि प्रेशर वॉल्यूम के साथ कैसे चेंज करता है। तो प्रेशर का वॉल्यूम के साथ ये रिलेशन था आपका एडियाबैटिक प्रोसेस केस में, तो रिलेशन आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप P का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एट द एंड आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चालाकी करनी होती है कि भाई जहाँ V2 लिखा हो वहाँ K की जगह P2 V2 कर दो, और जहाँ V1 लिखा है वहाँ K की जगह P1 V1 कर दो। ठीक है, फिर आप ये वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। लेकिन हमें पता है एडियाबैटिक केस में सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज नहीं करता, टेम्परेचर भी चेंज करता है। तो टेम्परेचर का कैसे चेंज आएगा, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि भाई आप जिस गैस को स्टडी कर रहे हो वो आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस का अगर 1 मोल लोगे तो PV = RT होता है।
तो यहाँ से T1 V1 इज इक्वल टू RT1, P2 V2 इज इक्वल टू RT। बस ये दोनों वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे, टेम्परेचर का टर्म भी आ जाएगा निकल के। तो इतनी बात क्लियर होती है। चलिए पहले आप इसे कर लीजिए, फिर उसका आगे बात शुरू करेंगे।